आप सभी का स्वागत है क्लास 12th फिज़िक्स की रिवीजन सीरीज़ में। और इस रिवीजन सीरीज़ की पहले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे। इस वीडियो में बहुत कम समय में आपका पूरा चैप्टर दोबारा से रिवाइज़ हो जाएगा और एक एक डिटेल हमने कवर की है इसमें। आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, नोट्स भी अच्छे से हैं। और इसमें लेकिन कोई डेरिवेशंस नहीं है, तो डेरिवेशंस अगर आपको देखनी है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको जल्दी से रिवाइज़ करना है चैप्टर, एकदम परफेक्ट हो जाना है टेस्ट के लिए, एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो है। बात करते हैं चार्ज की। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक मतलब है तो है, जस्ट लाइक मास। चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है जिससे हम एक्सप्लेन करते हैं बाकी सारी प्रॉपर्टीज़। चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको पता ही होगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल। चार्ज का सिंबल Q होता है और उसकी यूनिट कूलम्ब, SI यूनिट। चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमें पढ़नी है कि एडिटिव नेचर मतलब चार्ज अगर किसी बॉडी में ऐसे है तो हम उसको ऐड करके टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज को ऐड करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि माइनस को साइन के साथ रखना है। अगली है क्वांटिनाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि चार्ज, जिस बॉडी में अगर कोई चार्ज है तो वो चार्ज हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के। मतलब हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा हमारे पास, 3 का होगा, कभी 2.5 का या 3.5 का नहीं होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। साथ ही साथ टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। मतलब हम अगर दो बॉडीज़ को रब करते हैं, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में अगर ट्रांसफ़र होता है तो साथ ही साथ मास का भी ट्रांसफ़र होता है। मतलब जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स गए वो थोड़ी हैवियर हो जाएगी पहले से, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी भी। अगला कभी कभार चार्ज और मास का डिफरेंस पूछ लेता है, तो चार्ज इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बट मास इज़ ओनली पॉजिटिव। और साथ ही साथ चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी whereas mass increases on very high speeds। ये फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला आपके काम का नहीं है, लेकिन बस आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वेलोसिटी बढ़ाने पे मास डिक्रीज होता है, चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ कहता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये हमने बड़े बना दिए लेकिन ये पॉइंट चार्जेस है, तो अगर दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद दिस फोर्स। फॉर्मूला आपके लिए काम का है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है और K क्या है? K इज़ अ कांस्टेंट, उस जिसकी वैल्यू ये है, आपको वैल्यू याद करनी है। ऑल्सो K डिपेंड्स अपॉन मीडियम। K को अगर एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी, उस मीडियम में कितनी ताकत है फील्ड को कम करने की, फोर्स को कम करने की, वही परमिटिविटी होती है। तो एयर के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, वैक्यूम की है ये वैल्यू, लेकिन एयर पे भी काम करती है। अगला है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। पहले जो हमने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला देखा वो मैग्नीट्यूड बताता है केवल, ये वेक्टर फॉर्म जो है वो डायरेक्शन भी बताता है, मतलब मैग्नीट्यूड को। ऐसे इनको अपने नोट से कंफर्म कर लेना, क्योंकि कई टीचर्स R12 को F21 के साथ लिखते हैं। ये हमने NCERT के अकॉर्डिंग लिखा है। तो साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि इस वेक्टर फॉर्म से हमें पता क्या चलता है। हमें पता ये चलता है कि दिस कूलम्बियन फोर्स ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब एक्शन रिएक्शन वाला, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस वाला लॉ ये एप्लीकेबल है इस पर। साथ ही साथ ये सेंट्रल फोर्स है, एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर। और अगर बोथ चार्जेस रेस्ट में हैं तभी कूलम्स लॉ वैलिड है। अगर चार्जेस मूविंग है तो उनमें और भी फोर्सेस आती हैं, जैसे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अगर चार्ज मूविंग है तो उन पे नेट फोर्स आप केवल कूलम लॉ से नहीं निकाल सकते। अभी बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के। अगर बहुत सारे चार्जेस हैं एक डिब्बे में, तो किसी एक चार्ज पे अगर आपको नेट फोर्स निकालनी है तो सबके द्वारा निकाली हुई फोर्स को कैलकुलेट करिए और फिर उसका रिजल्टेंट निकालिए वेक्टर फॉर्म से। साथ ही साथ इसमें एक बात नोट करने वाली ये भी है कि अगर सपोज़ Q1 और Q2 पहले से रखे हैं और Q2 Q1 को 10 न्यूटन से खींच रहा है,
तो जब बाकी और चार्जेस भी ऐड किए जाते हैं इस पर, जैसे Q3 Q4 बहुत सारे चार्जेस और डाल दिए गए इस सिस्टम में, तब भी Q2 10 न्यूटन से ही खींचेगा। लेकिन अब बाकी चार्जेस भी फोर्स लगाएंगे तो रिजल्टेंट फोर्स में फ़र्क पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि फोर्स अप्लाइड बाय एनी वन चार्ज ड्यू टू अनदर डज नॉट चेंजेस, केवल रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज विच वी आर कैलकुलेटिंग चेंजेस। अगला डिस्कशन होना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से समझ आता है इलाका। सो इट इज़ अ रीजन इन द स्पेस, 3D स्पेस में ऐसा एक रीजन है जिसमें किसी चार्ज का इफेक्ट पता चलता है। मतलब इस स्पेस में अगर कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो उस पर फोर्स लगेगी आउटवर्ड्स या इनवर्ड्स। तो इसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। मतलब टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स है वो कैलकुलेट करेंगे, उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो 3D स्पेस में फैली रहती है। सपोज हमें पॉइंट P पे निकालना है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट अ पॉइंट P दैट इज r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द चार्ज Q इज गिवन बाय दिस रिलेशन। हमने किया कुछ नहीं, यहाँ पे एक dq टेस्ट चार्ज रख दिया है तो उस पर फोर्स निकाल ली कूलम्स लॉ से, अपॉन टेस्ट चार्ज कर दिया तो ये और ये कट गए, आ गई हमारी फील्ड। फील्ड के बारे में ये ध्यान रखना है कि इट्स डायरेक्शन, फील्ड एक वेक्टर है, उसका एक डायरेक्शन होता है। सो डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इसकी यूनिट होती है न्यूटन अपॉन कूलम्ब या फिर वोल्ट अपॉन मीटर, दोनों इसकी यूनिट्स हैं। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसे फोर्सेस में वैलिड था वैसे फील्ड में भी वैलिड है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी प्लस चार्ज या किसी माइनस किसी भी चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, उस डायरेक्शन में एक लाइन खींच दो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। मतलब इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जैसे हमने पढ़ा था पहले कि मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ जाती है लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ भी आती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं करती, वो हमेशा प्लस से माइनस जाती है, वापस प्लस कभी नहीं आती। अगला है दे डू नॉट एंड, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चली जाती हैं, चलती जाती हैं, इन्फिनिटी तक उनका असर होता है। और ज़्यादा क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे आपको दिखेगी, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज जहाँ दिखेंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर बहुत ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ग्रेटर। फिफ्थ प्रॉपर्टी, दे नेवर इंटरसेक्ट, बिकॉज जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, विच इज़ एब्सर्ड, ये हो नहीं सकता। सिक्स्थ, टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के कर्व पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो उस पॉइंट पे आपको फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। और दे नेवर पास फ्रॉम अ कंडक्टर, मतलब वो कंडक्टर के अंदर से नहीं जाती हैं क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज ज़ीरो होता है, सारा चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे होता है। अगला है, हमने एक डायग्राम बना दिया है आपको दिखाने के लिए कि जब प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, इधर भी एक प्लस चार्ज है, दे नेवर इंटरसेक्ट, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो बचते बचाते चली जाएंगी और बीच में एक रीजन हो जाएगा जहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, कोई असर नहीं है। अब इस रीजन, अगर यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है, तो अगर ये रीजन यहाँ से R1 डिस्टेंस दूर है और यहाँ से R2 डिस्टेंस दूर है तो R1 बाय R2 करके हम इसको निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। सपोज यहाँ पे फील्ड ज़ीरो है तो फील्ड बाय दिस विल बी इक्वल टू फील्ड बाय दिस, दोनों की फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया है के Q1 बाय R1 स्क्वायर और के Q2 बाय R2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोनों की फील्ड बराबर है और एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो यहाँ से दिख रहा है के कैंसल्ड, सो R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू Q1 बाय Q2। मतलब अगर आप चार्जेस को डिवाइड कर दो तो आपको इस डिस्टेंस का ऐसा रेशियो मिल जाएगा। अगला में पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। डाइपोल आप ध्यान दें तो माइनस और प्लस चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इसका डायरेक्शन भी होता है, एक वेक्टर है डाइपोल मोमेंट, इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली होता क्या है, इट इज़ चार्ज
इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, किसी भी एक का चार्ज और उसका डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड होता है। डायरेक्शन इसकी अभी बता दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव, और यूनिट कूलम मीटर। अब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है अपने किनारे? तो अगर एक एक्सियल पॉइंट है, जिस एक्सिस पे डाइपोल है, डाइपोल की एक्सिस, उसी पे अगर कोई पॉइंट पी है जो आर डिस्टेंस दूर है ओरिजिन से, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होगा। साथ ही साथ इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो डाइपोल उस पर ऐसी फील्ड लगाएगा। अब यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जो डाइपोल की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, डाइपोल इस तरफ है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो जो डाइपोल की डायरेक्शन है उसकी नेगेटिव डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अगर आप ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल करें, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे केवल के पी है, तो 2 आएगा इनका मैग्नीट्यूड का रेशियो। एक फॉर्मूला और आपको देखना है, टॉर्क ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल अगर रखा जाएगा तो उस पर ऐसा टॉर्क रहेगा पी क्रॉस ई। इसको पी ई साइन थीटा में भी एक्सपैंड कर सकते हैं। अब थीटा क्या है? थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी वेक्टर। पी वेक्टर मतलब डाइपोल मोमेंट। 7th हेडिंग आपकी आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। तो उसको समझने से पहले हमें एरिया वेक्टर समझना होगा। वो क्या होता है? कोई भी एरिया होती है उस पर अगर आप आउटवर्ड नॉर्मल बना दो, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन उस सरफेस के, तो वो वेक्टर की डायरेक्शन होती है और इसकी एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। साथ ही साथ अगर कोई ओपन सरफेस है, मतलब क्लोज 3D फिगर नहीं है, 2D फिगर है, तो उसका एरिया वेक्टर दोनों तरफ आएगा। लेकिन अगर 3D सरफेस है तो आउटवर्ड डायरेक्शन ही लेंगे हम नॉर्मल की। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का जो मतलब होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। मतलब जो फील्ड है और एरिया वेक्टर से जो पास हो रही हैं उन्हीं को काउंट कर लो। आप काउंट नहीं करोगे, आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल नहीं कह सकते लेकिन फॉर्मूला है, ई डॉट डी है। इसका इंटीग्रेशन मतलब स्मॉल एरिया वेक्टर्स को देखो उनमें कितनी फील्ड गुजर रही है और उनका डॉट प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेट करना है खाली। उसको एक्सपैंड करके कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है ना। फिर हमारा गॉस लॉ थोड़ा आसान कर देता है, इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना रहता उसमें। तो गॉस लॉ कहता है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड 3D सरफेस इज क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर एक 3D सरफेस है, कोई भी स्फेयर है या फिर कोई भी ऐसी सरफेस है, उसमें अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बाहर निकलेगा उस पूरी सरफेस से, दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि केवल इनसाइड वाले चार्जेस लेते हैं। मतलब हम बाहर अगर एक और क्यू रख दें, एक माइनस क्यू भी रख दें, एक और क्यू भी रख दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हमें खाली इसको देखना है अंदर कितने चार्जेस हैं। तो इसका यूज़ करके कुछ फ्लक्स और कुछ फील्ड्स निकाली गई हैं इनके एप्लीकेशंस में, तो उनके केवल फॉर्मूले हम देखेंगे। तो पहला है लॉन्ग वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर कोई वायर है उस पर प्लस चार्ज, कोई भी चार्ज है, तो उस पर कैसी फील्ड होती है? तो फील्ड का फॉर्मूला ये है, ये गॉस लॉ से डिराइव हो सकता है। साथ ही साथ एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। अब इनफाइनाइटली लार्ज है तो हम इस पर कोई एब्सोल्यूट चार्ज नहीं बता सकते कि 10 कूलम है, 50 कूलम है। हम बता सकते हैं कि हाँ 1 मीटर स्क्वायर में, हर मीटर स्क्वायर में 15 कूलम है। बस यही है चार्ज पर यूनिट एरिया। पिछले फॉर्मूले में हमें लैम्डा दिखा था, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है। अगला है थिन स्फेयर हॉलो। अब इस पर अगर कोई चार्ज होगा तो आउटसाइड पॉइंट पे ऐसी फील्ड होगी, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस कैपिटल आर, और स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर। सिग्मा फिर से वही है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, और एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो। लेकिन अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसका एक और फॉर्मूला बनता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब इस पॉइंट पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की फील्ड लग रही है। इसका ये मतलब है कि जैसे फील्ड ऐसी ही है, मान लो कि केवल यहाँ पे एक क्यू चार्ज है। मतलब अगर हम क्यू चार्ज रख दें यहाँ पे और फिर पी पॉइंट पे निकालें तब भी सेम आएगी। तो इट सीम्स एज इफ दिस होल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड हेयर, लेकिन है नहीं।
इसके बाद सरफेस पे आ जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सरफेस पे आर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू आर डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। साथ ही साथ इनसाइड फील्ड ज़ीरो होगी, क्योंकि अगर कोई गॉसियन सरफेस सपोज इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम करते क्या है, इसे ये पॉइंट पे निकालना है तो हम करते क्या है, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं और फिर उसके अंदर देखते हैं कितना चार्ज है। अब चार्ज क्यू इनसाइड इज़ ज़ीरो, तो इस सरफेस से ज़ीरो चार्ज ज़ीरो फील्ड निकलती है, मतलब कोई फील्ड नहीं। तो ऐसे ये चैप्टर रिवाइज हो गया आपका। हमने यहाँ पे कोई डेरिवेशंस कवर नहीं की है, केवल फॉर्मूलेस आपको बताएं और थोड़ा सा जिस्ट दिया है। तो आई होप आप अच्छे से तैयार करोगे और टेस्ट अच्छा दोगे।